नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्यवशा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम मैं हार गई मनु भंडारी की कहानी संग्रह में से उसी शीर्षक पर लिखी गई कहानी मैं हार गई इसको देखने वाले हैं। ठीक है, मैं हार गई ये एक कहानी भी है और कहानी संग्रह भी है। इसी नाम से कहानी संग्रह है। लगभग उसमें 10-12 कहानियाँ हैं, ऐसा मैंने कहा था आप लोगों को। लगभग 10-12 कहानियों पर मैंने वीडियो भी डाल दिए हैं। आज हम अंतिम कहानी मैं हार गई देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी के कुछ पात्रों का परिचय इस तरह है। लेखिका इसमें मैं शैली में लिखती है, तो लेखिका इसमें प्रमुख रूप से आती है कवि महाशय, और एक भावी नेता का निर्माण वह करना चाहती है, तो भावी नेता भी इसमें आता है। तो इस कहानी की शुरुआत इस तरह होती है कि इस कहानी में लेखिका ने अपने लेखन कला के बारे में बहुत सारी बातें की हैं। हिंदी साहित्य में वह कहानी विधा के अंतर्गत जानी मानी एक लेखिका रही है। आज भी उनकी कहानियाँ बहुत सारे पाठ्यक्रमों में लगी हुई है और बहुत सारे पाठक वर्ग उसको आज भी पढ़ते हैं। लेकिन कभी कभी हम ऐसा जैसा सोचते हैं वैसा लिख नहीं पाते हैं, कागज़ों पर उसको उतार नहीं पाते। वैसे ही लेखिका के बारे में एक बार ऐसा ही हुआ था। उसके लिए हम कहते हैं ना, लिखने के लिए हमारी बुद्धि और हमारा जो वास्तव है, इन दोनों कसौटी से हमें गुजरना पड़ता है। एक बार जब लेखिका एक कवि सम्मेलन में गई थी अपने दोस्तों के साथ, उसमें सिर्फ लेखिका को ही छोड़कर सब लोग वहाँ पर बैठे हुए जो श्रोतागण थे, उस कवि महाशय की कविता सुनकर काफ़ी उसकी तारीफ भी कर रहे थे और हंस भी रहे थे। जिस कविता का सारांश लेखिका ने यहाँ पर बताया है कुछ इस तरह था। एक पिता ने अपने बेटे के कमरे में एक अभिनेत्री की यानी हीरोइन की फ़ोटो, एक शराब की बोतल और एक गीता या जो भगवत गीता है उसकी प्रति रख दी, और वे स्वयं छिप कर खड़े होकर बेटे की हरकतों को देखना चाहते थे या देखने के लिए खड़े हो गए। बेटा आता है, आकर पहले अभिनेत्री की तस्वीर उठा लेता है, उसे अपने सीने से लगा देता है, उसको चूमता भी है और फिर उसे रख देता है। शराब की बोतल के से 2-4 घूंट पीता है, चेहरे पर जैसे गंभीरता के भाव लाता है और अपने हाथ में या अपने बगल में गीता यानी भगवत गीता को दबाकर बाहर चले जाता है। अब ये कविता का कुछ सारांश था। उसके पिता उसकी यह करतूत देखकर उसके भविष्य के बारे में ये कल्पना करते हैं या उसके भविष्य के बारे में ये घोषणा करते हैं कि ये साला तो आजकल का नेता बनेगा। अब यह सुनकर सब लोग हंस रहे थे, लेकिन लेखिका को इस बात पर हंसी नहीं आई। लेखिका को इस कवि की इस कविता यानी कविता का शीर्षक था बेटे का भविष्य। यह कविता बिल्कुल पसंद नहीं आई। लेखिका के मित्र ने उनको कहा भी, तुम्हारे पापा भी तो एक नेता रह चुके हैं और तुम्हें ये कविता वैसे पसंद नहीं आई है और आएगी भी कैसी आएगी। लेखिका ने गुस्से से जवाब दिया, पसंद? मैंने आज तक ऐसी भद्दी और ऐसी भोंडी कविता कभी नहीं सुनी। लेखिका के पिता के प्रतिद्वंदी के रूप में वो जो खड़े थे या उस महाशय के पिता खड़े थे, हार भी गए थे इलेक्शन के में, और अभी यह कविता सुनकर अपने दिल को या दिल में जो जलन है वो निकाल रहे, ऐसे लेखिका को लग रहा है। लेखिका ने अपने वैसे ही क्रोध में गाड़ी में आकर बैठ जाती है और बैठ जाने के बाद सारे रास्ते यही सोचती रहती है कि उस कविता का जवाब मैं कविता से ही दे दूं। पर कविता विधा में आज तक तो उन्होंने, जैसे कविता में उन्होंने कभी लेखनी नहीं चलाई, उन्होंने कविता लेखन कभी नहीं है। गद्य विधाओं में वो ज़्यादा प्रसिद्ध रही है और गद्य विधाओं में ही उन्होंने लेखन किया है। तो वो कहती कि मैंने इस विधा में, कविता विधा में कभी लेखनी नहीं चलाएंगी। चलो जान दो, इस कारण वो कहानियों में लिखेगी या कहानियों में ऐसे भावी नेता का निर्माण करेगी जिससे जो नेता उभर कर आएगा, जिससे उस कवि महाशय को करारा जवाब दिया जाएगा, क्योंकि वो चाहती है कि अपनी कहानी में वह एक सर्वगुण संपन्न नेता का निर्माण करे। उस नेता निर्माण के बारे में वो सोचती है जिसे पढ़कर उस कवि महाशय को अपनी हार माननी ही पड़ेगी। लेखिका ये सब सोचते हुए अपने कमरे में चली जाती है। घर के दीवार पर लगे हुए बड़े बड़े नेताओं की तस्वीरें हैं, जो तस्वीरें प्रतिभाशाली जो तस्वीरें हैं, उन चेहरों को वो देखती है, सामने लाती है, जिसमें बहुत सारे गुणों को ही वो लेना चाहती है। सब नेताओं के गुणों को वो अपने नेता में डालना चाहती है।
जिससे वह किसी भी गुण में कमी न रह जाए, या उस नेता में किसी भी बारे में या किसी भी गुण में वो नेता कम ना रहे। एक कहानी का ढांचा निर्माण करने के लिए उन्होंने बहुत पढ़ा, पढ़कर महसूस किया जैसे कमल कीचड़ में उगता है या उगाया जाता है, वैसे ही महान आत्माएं गरीबों के घर में उत्पन्न होती है, ऐसा लेखिका को लगा। ऐसा उनका विचार बना। पढ़ने के बाद बहुत सोच विचार करके लेखिका ने अपने नेता का जन्म एक बहुत ही गरीब किसान परिवार में झोपड़ी में करवा दिया। लेखिका का जो नेता है धीरे धीरे बड़े होने लगता है। उसे उसके गांव में स्कूल की शिक्षा भी हासिल की। वह संसार के सभी महान व्यक्तियों की जीवनियाँ और कहानियाँ भी पढ़ लेता है। अब आप सोच सकते हैं कि सहज है, ये प्रश्न उठ सकता है कि 7वीं 8वीं का बच्चा इतनी सारी किताबें पढ़ कैसे सकता है। लेकिन लेखिका कहती है कि वह एक बालक भावी नेता बनने वाला है, महान नेता बनने वाला है। ये हमें भूलना नहीं चाहिए। ये सब पढ़कर उसके दिमाग में तरह तरह के अरमान मचलने लगते हैं। वह बड़े बड़े सपने लेकर कहीं भी अत्याचार देखता है तो उसका विरोध करता है। वह अपनी जान की बाजी लगाकर जमींदारों के साथ एक बार मुठभेड़ भी करता है। तभी अचानक उस भावी नेता के पिता की मृत्यु हो जाती है। दवा और इलाज के लिए भी घर में पैसे नहीं थे। पिता की बेबस मृत्यु से एक भारी सदमा उस नेता को पहुंचा है। उसकी बूढ़ी माँ ने रो रो कर अपनी आंखों की रोशनी गंवा दी है। घर में उसकी एक विधवा बुआ है और एक छोटी क्षयग्रस्त बहन भी है। सबके भरण पोषण का भार उस अब भावी नेता पर आ गया है। भावी नेता के सामने बहुत बड़ी समस्या आकर खड़ी है, क्योंकि थोड़ी बहुत ज़मीन थी, वह जमींदारों ने हथिया ली थी। लेखिका इस स्थिति में भी उस नेता से देश सेवा करने का कार्य की आज्ञा जो उसके सामने प्रकट कर रही है। शोषित की आवाज़, देश में वर्गहीन समाज की स्थापना और सब कुछ तुम कर सकते हो, ये कहकर उस भावी नेता को वो समझा भी रही है। पर भावी नेता कहता है कि ये सब तो ठीक है, पर मेरी अंधी माँ और बीमार जो बहन, इसका क्या होगा? मुझे देश प्यारा है, पर ये लोग कम प्यारे नहीं हैं। लेखिका गुस्से से उसे समझाती है, जो लोग बड़े और महान कार्य करते हैं उनको थोड़ी बहुत कुर्बानी देनी पड़ती है। अपने परिवार के बारे में वो सोचते नहीं हैं। मैं तुम्हारी विधाता हूँ, सृष्टा हूँ, निर्माता हूँ, और तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी और तुम्हें देश सेवा करनी ही पड़ेगी। इतना समझाने के बाद भी वह अपनी परिवार की चिंता में डूबा रहता है। वह परिवार चलाने के लिए लेखिका के पास नौकरी मांगता है। वो कहता है कि तुम्हारे पिता से कहवा कर मेरे लिए एक नौकरी दिला दो, और जैसे ही समय मिलेगा मैं देश सेवा भी करूँगा और तुम्हारे सपने भी सच करूँगा, ऐसा वो कहता है। लेखिका ने उसे पिताजी के विभाग में नौकरी देने के बारे में सोचा। मजदूरी करते करते उसके अरमान भी जैसे एक तरह से धसकते जा रहे थे। क्यों? फिर भी क्योंकि मजदूरी करना इतना आसान नहीं है, उससे घर चलाना इतना आसान नहीं है। फिर भी लेखिका को उस पर बहुत भरोसा था। अब उसके भाग्य के भरोसे सब कुछ छोड़कर लेखिका उसका निरीक्षण करने लगी। उसकी बीमार बहन की हालत इतनी खराब हो जाती है, अपनी बहन को बचाने के लिए उसने हर जगह पैसे मांगे, कर्ज मांगा, लेकिन कहीं पर भी कुछ भी मदद नहीं मिली। तो एक दिन आधी रात को वो चोरी करने के लिए निकलता है। तभी लेखिका को लगता है कि एक भावी नेता ऐसी छिछोरी हरकत नहीं कर सकता। अपने ही बनाए हुए नेता का ऐसा पतन देखकर लेखिका ने उस नेता का ही खात्मा कर दिया और लिखे हुए पन्नों के टुकड़े टुकड़े कर कर उसको रद्दी में डाल दिए। लेखिका ने दोबारा अपने नेता का जन्म एक बहुत बड़े करोड़पति घर में करवा दिया, जहाँ उसके पास सब कुछ था पहले के मुकाबले। उसे अब बहन की बीमारी का इलाज की समस्या नहीं थी, पेट भरने का सवाल नहीं था। उसकी शिक्षा भी बहुत बड़े स्कूल में होती थी, उसमें वह सभी गुण, सभी प्रतिभाएं, सभी होनी चाहिए थी, वो है। उसकी प्रतिभा देखकर हर कोई यानी सब लोग चकित रह जाते हैं। वह अत्याचार देखकर जैसे तिलमिला होता है, तिलमिला जाता है, जोशीले भाषण करता है, गांव में जाकर बच्चों को पढ़ाता है, गरीबों के प्रति दया भाव रखता है, सादगी से जीवन बिताता है। अर्थात एक महान नेता बनने के सभी गुण उसमें विद्यमान हैं। अब ये सब लक्षण उसमें नज़र आ रहे लेखिका को। कदम कदम पर वह लेखिका की सलाह भी लेता है। मैट्रिक पास करके जब वो कॉलेज गया, कॉलेज भी उसी कॉलेज में गया जिस कॉलेज में सभी राजाओं के, महाराजाओं के या बड़े बड़े अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं। अर्थात वहाँ का वातावरण भी रईस जैसा था।
लेखिका के सभी सावधानियों के बावजूद भी अमेरिका भूत उस भावी नेता के सिर पर चढ़ गया। वह आराम मतलब हो गया। उस लेखिका के बातों की चिंता उसे नहीं थी। घंटों कॉफ़ी हाउस में बैठा रहता, जुआ खेलता, शराब पीता, समय बर्बाद करता, आदि आदि जो गलत आदतें उसने डाल रखी थी। लेखिका के दिल में जैसे धक सा लगा। लेखिका का जो क्रोध था वो क्रोध की सीमा के पार चला गया। फिर भी अपने आप पर वो काबू पाते हुए उसने उस नेता को अपने पास बुलाया और कहा, जानते हो मैंने तुम्हें किस लिए बनाया है? वह भी जैसे उत्तर की तैयारी करके आया हो। झट से उसने जवाब दिया और कहा कि अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। तुमने मेरा निर्माण अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किया है, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए तुमने मुझे बनाया है। लेखिका ने फिर वही बातें समझाई कि मैं तुम्हारी सृष्टा हूँ, तुम्हारी कर्ता हूँ, या तुम्हारे अस्तित्व जो है मुझसे जुड़ा हुआ है, आदि आदि बातें उसने समझाई। इन बातों का उस भावी नेता पर कोई असर नहीं होने वाला था। उसके अनुसार जिन माँ ने अपने बच्चों को जन्म दिया है वो उसके दोस्त है, और वो इतने सवाल नहीं पूछती अपने बेटों को जितना तुम पूछती हो। तुमने तो मेरे नाक में दम करके रखा है। उम्र है, अमीरी है, दुनिया रंगीन है, इसका लुत्फ उठाए बिना मैं कैसे रह सकता हूँ? मुझसे ये नेतागिरी नहीं होगी, ये कहकर वो सीटी बजाते हुए वहाँ से निकल जाता है। इतना सब होने के बाद भी लेखिका को ये आशा थी कि वह सुधर सकता है। लेखिका ने उसे आदेश देना अब बंद किया और उसके पश्चाताप करने की वो प्रतीक्षा करने लगी कि एक दिन वो आएगा और अपने किए पर शर्माएगा और पश्चाताप करेगा, मुझसे क्षमा मांगेगा और फिर देश सेवा करने के लिए आगे बढ़ेगा। पर ऐसा शुभ दिन कभी नहीं आया। जो दिन आया वो बहुत ही दुखदाई था। एक दिन वह सज धज कर मित्रों के साथ निकला था। आज वो सिगरेट की जगह उसके मुंह में पान था। रात के समय में शराब के पेग पर पेग वह पिए जा रहा था। लेखिका ने उसे अंतिम चेतावनी देते हुए कहा, अब भी समय है, संभल जाओ। लेकिन वो होश में नहीं था और उसने लेखिका को कहा कि कहाँ तुम्हारी नेतागिरी और कहाँ क्षमा का। लेखिका बहुत गुस्से से भर जाती है और उन्होंने उससे कहा कि दुराचारी, अशिष्ट, नारकीय कीड़े, तुम्हें जो मेरी भत्सना भरे जितने भी शब्द बोले जाएं उतने भी कम हैं। और लेखिका ने उसकी भत्सना की। वह अपने मित्रों के साथ नाच देखने के लिए जाने वाला था या जा रहा था। लेखिका जाने से पहले ही उसका खात्मा कर देती है, यानी लिखे हुए अपनी कहानियों के पन्ने फाड़कर रद्दी की टोकरी में डाल देती है। अर्थात उस भावी नेता ने अपने किए का फल पा लिया था, पर लेखिका की समस्या का हल या समाधान उन्हें नहीं मिला था। इस बार की असफलता ने लेखिका को बहुत रुला दिया था। इसके बाद भी वो हिम्मत नहीं कर पाई कि अब मध्यम वर्ग से नेता का निर्माण किया जा सके। लेखिका ने अपने सारे अहम जो था उसको तिलांजलि दे दी और बहुत ही बड़ी ईमानदारी के साथ ये कहा कि मैं हार गई। उस कवि महाशय से लेखिका अपनी हार जैसे कबूल कर लेती है। उन्हें लगता है कि मैं जिस तरह नेता का निर्माण करना चाहती हूँ वो नेता निर्माण नहीं हो सकता। ये राजनीति पर व्यंग्य करने वाली जो कहानी है, नेता कभी निर्मल चरित्र का नहीं हो सकता। नेता बनने के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती है। हम जिस नेता की कल्पना करते हैं वह कल्पना ही रह जाती है। वास्तव और कल्पना की नेतागिरी में बहुत बड़ा अंतर होता है। और साहित्य में जिसको जिस विधा में अपनी लेखनी चलानी सरल लगती है उसको इस विधा में ही लेखनी चलानी चाहिए, नहीं तो नहीं आता। हम सोचते कुछ है और लिखते कुछ है। कभी कभी सोचा हुआ लिखने के लिए बहुत ताकत चाहिए होती है। लिखना इतना आसान नहीं है। ऐसा इस लेखिका ने इस अपनी मैं हार गई इस कहानी संग्रह में और कहानियों में दी है। एक स्त्री होने के नाते ही नहीं, एक वो पत्नी होने के नाते भी है और एक लेखिका होने के नाते भी वो अपने आप को हारता हुआ कहती है, क्योंकि उन्होंने लिखा है बहुत कुछ। हम जानते हैं उनका नाम बहुत बड़ा है, उनका योगदान भी बहुत बड़ा है, लेकिन अपने आप को इतना कम समझना ये एक महानता से कम नहीं है। लेखिका की यही खासियत रही है कि उन्होंने बहुत कुछ लिखा है लेकिन कभी अपने आप को उच्चतम नहीं समझा है और वो अपने आप को एक छोटा ही लेखक समझकर अपना इतना बड़ा साहित्य लिखती गई है। इसलिए उनकी महानता की
उनके लेखन की हमें कद्र करनी चाहिए। तो मैं हार गई इस कहानी संग्रह की ये अंतिम कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मैं यहाँ पर रुकती हूँ। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।